सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। इससे पहले कि प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करें, मेहमानों का तारुफ आपसे कराएं, गुफ्तगू शुरू करें, पहले तबर्रा फरमा लेते हैं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर, PTM पर। याद रहे कि इस एक तबर्रे का, इसमें कहे जाने वाले अल्फाज का मेरे पख्तून भाइयों से, उनके जज्बात से, उनकी आदात से, उनकी हरकत व सकनात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो इतनी अजीब व गरीब किस्म की मखलूक आपको इस वक्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये बाज़ाब्ता पार्लियामेंटेरियन हैं। ये सिर्फ़ इसलिए हम में से अफजल हैं क्योंकि ये पार्लियामेंट पहुंच गए हैं, और ये पार्लियामेंट इसलिए पहुंच गए हैं क्योंकि कुछ अहमकों ने इन पर एतमाद का इज़हार करते हुए, इनकी बदजुबानी से सरफ नज़र करते हुए इन्हें उठा करके पार्लियामेंट में भेज दिया और ये हमारे सरों पर मुसल्लत हो गए हैं। आप ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए इनकी हरकत को। भरे मजमे में इनकी जुर्रत इतनी हो गई है कि इन्होंने पाकिस्तान का परचम नजर आतिश फरमा दिया। खैर, वो तो अल्ताफ़ हुसैन ने भी किया था, हमने उस वक्त नहीं बुरा मनाया, तो फिर अब क्या करने की ज़रूरत है? अल्ताफ़ हुसैन को हमने लीडर बनाया नहीं बनाया? बनाया था, हुआ ना। तो अल्ताफ़ हुसैन झेल लिया, तो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट झेलने में क्या है? कहने वाले ये भी कह सकते हैं और वो ठीक कह रहे हैं। फिर इसका मतलब ये तबर्रा ही से वापस हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये वो जलसा गाह है जहाँ पर पाकिस्तान का ये परचम, जो एक पाकिस्तान दोस्त कोई लड़का लेकर गलती से, मेरा ख्याल है, या दीदा व दानिस्ता पहुँच गया था, उसके बाद उस लड़के का जो इन लोगों ने मार मार के हशर किया वो अलग। इन्होंने ये बताया कि इनका पाकिस्तान से, सरजमीन पाकिस्तान से, अवाम पाकिस्तान से, रियासत पाकिस्तान से, पाकिस्तान के इदारों से जो बोझ है वो अब हर हद को क्रॉस कर चुका है। तकरीर करते हुए इस मौसूफ ने, मुझे पश्तो नहीं आती, मैंने किसी से ट्रांसक्रिप्शन मांगी थी, ये ट्रांसक्रिप्शन मेरे सामने मौजूद है और ट्रांसक्रिप्शन इस वक्त सोशल मीडिया पे भी चल रही है। कह रहा है कि अफ़गानिस्तान तबाह कर दिया, पठानों को तबाह कर दिया, लेकिन जब तक दहशतगर्दी के अड्डे GHQ और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर तबाह नहीं करोगे, बात नहीं बनेगी। ये कहना है अली वज़ीर का। ये बचपन से वज़ीर हैं, अब आप अंदाज़ा कीजिए। रियासत पाकिस्तान की रिट से इस किस्म की फ़ुटबॉल मेरा नहीं ख्याल है कि माजी करीब में किसी और ने खेली। अल्ताफ़ हुसैन ने जो किया, उसके बाद फिर जो इदारों ने किया, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद फिर कराची में, पाकिस्तान में सुकून से हम लोग सो रहे हैं। ना वो बेहंगम बेवकूफ़ाना किस्म की तकारीर हैं, ना वो अहमकों के इज्तिमात हो रहे हैं, ना वो जी भाई की आवाज़ें आती हैं। आवाज़ आ रही है तो इसकी आवाज़ आ रही है, और इसको हमने छोड़ इसलिए रखा है तो क्योंकि बैन-अक़वामी बरादरी को हम ये सबूत दे सकें कि जी देखिए हम कितने लीनियंट लोग हैं। बताइए, एक दिन इस पे FIR कटती है, अली वज़ीर मोहसिन दावड़ पे FIR कटती है, दूसरे दिन असम्बली में इनका कोई मामा खड़ा होकर के कह देता है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करो, और उसके बाद असम्बली धड़ाम से ज़मीन बोस हो जाती है। वो कहते हैं ये लो भाई प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दो और इनको उठा करके असम्बली में पेश कर दिया जाए, और वहाँ ये असम्बली में खड़े होकर के तकारीर फरमाते हैं। जो लोग, जिनकी ज़ुबान इल्ला माज़ल्ला उनकी गुद्दी से पकड़ करके खींच देनी चाहिए, जिनको ये तमीज़ नहीं है कि वो मजमे में बात कर रहे हैं, वो घर में बात कर रहे हैं, वो बाहर बात कर रहे हैं, वो मीडिया पे बात कर रहे हैं, वो अपने ड्राइंग रूम में बैठे बात कर रहे हैं, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो अफ़वाज पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, वो रियासत पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। जिसको ये तमीज़ नहीं है उसको हमने पार्लियामेंट में भेजा, और वो अफजल इसलिए है, उसका इस्तेहकाक फ़ौरन मजरू हो जाता है। अभी हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे मेहमान, कोई ना कोई यकीनन इस पर आएगा ज़रूर, और अगर आया तो फिर बड़े मामलात हैं। इस्तेहकाक आवाम का नहीं होता। आवाम चाहे भूखे मर जाए, प्यासे मर जाए, उसको वैक्सीन ना मिले कुत्ते के कांटे की, उसको एम्बुलेंस ना मिले, उसको पीने का साफ पानी ना मिले, मरते मर जाएं। 5 साल बाद ही तो काम आते हैं उनके अंगूठे, मुर्दा वजूद से उनके अंगूठे लगवाऊंगा। लेकिन पार्लियामेंटेरियंस का इस्तेहकाक मजरू नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट चाहे अंगूठा चापो, चंद हज़ार गधों ने उसको वोट दिया हो और उसको लेकर के पार्लियामेंट में पहुंचा दिया, तो उसको हम पूजा करें उसकी। वो बक क्या रहा है, इससे हमें कोई गर्ज नहीं। मेरा ख्याल है हाई टाइम वो जरा फुटेज हाँ लगाओ यार। अली वजीर, मोहसिन दावड़, ये तुम लोगों के लिए फुटेज नहीं है, ये उन लोगों के लिए फुटेज है जो अली वजीर और मोहसिन दावड़ जैसों को वोट देते हैं। ये देखें,
ये वो बच्चा और वो आदमी है जो जमीन में जिंदा गाड़ दिए गए इंडिया में। बच्चा और उसकी मां, ये जिंदा गाड़ दिए गए दोनों नफूस। ये मट्टी हटेगी और इसके अंदर से मुर्दा अजसाम बरामद होंगे। ये है जिस मुल्क में फौज नहीं होती है ना, जिस मुल्क में वही बेदांत की फौज होती है, जैसे भारत के उसमें वो भारत का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ देखो, अल्लाह माफ करे, ये बेचारा जो यहाँ पानी रख करके गया वो उससे ज़्यादा तगड़ा है। उसकी फ़ौज की मैं क्या बात करूँ, अल्लाह माफ़ करे। जब वहाँ पे हमला होता है तो वो बंदूक लेकर के कैसे भाग रहे होते हैं इधर उधर, उनसे उनकी बंदूकें नहीं संभल रही हैं, अल्लाह माफ़ करे। ये उस सेकुलर नाम नहाज सेकुलर जमहूरिया की करतूत हैं। बंगाल में देखा था क्या हुआ, आधी अधूरी कहानी सुनाना, आधी अधूरी बात बताना, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे फलाना, इसके पीछे दर हकीकत तुम हो, इसके पीछे तुम्हारे वो मामे हैं जो पार्लियामेंट में बैठ के तुम्हें जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। मेरा ख्याल है हाई टाइम है अफवाज पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान के कर्ता धर्ताओं को, अली वजीर एंड कंपनी को निशान इबरत बनाकर एक ऐसी मिसाल बना देनी चाहिए कि ताउम्र फिर कोई इस किस्म की जहालत का इर्तिकाब करते हुए 1 करोड़ गुना सोचे, 1 करोड़ बार सोचे और उसके बाद भी उसकी हिम्मत ना पड़े। बहुत हो चुका रियासत के साथ ये मजाक। पहले हमने अल्ताफ हुसैन और उसके हिमायतियों की जहालतें बर्दाश्त की एक तवील अरसे तक, 25-30 साल, और अब ये अली दावड़, अली वजीर एंड कंपनी, इसके साथ ही तबर्रा खत्म हुआ। अब हम आते हैं अपनी मामूल के प्रोग्राम की जानिब। अब आपको बताते हैं कि की जाती है तरक्की कैसे की जाती है, उसकी कुछ बुनियादी नुकात है। एक तो ये कि आप खुशामद शुरू कर दीजिए। किसकी, अभी पता चल जाएगा। लूप लगाओ भाई गवर्नर पंजाब का। गवर्नर पंजाब ने, हालांकि वो गवर्नर पंजाब है, अब इससे ऊपर कहां जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर मतलब मामलात हैं, ज्यादा ऊपर ना ही जाए तो बेहतर है। गवर्नर पंजाब ने शायद मजीद प्रमोशन के तकाजे से मजबूर होकर के उन्होंने, मेरे मौसूफ ने खान साहब के लिए अमन के नोबेल इनाम का मुतालबा कर दिया है। बताइए, यानी अमन का नोबेल इनाम अब इतना अर्जा हो गया है कि वो हर एक को दिया जाएगा और उसके लिए कोई मेरिट नहीं है। उसके लिए मेरिट, चलो मेरिट पे बाद में आते हैं। गवर्नर पंजाब का कहना है कि वज़ीर आज़म वाहिद रहनुमा जो हमेशा जंग के मुखालिफ रहे। जंग का मुखालिफ तो मैं भी हूँ भाई, तो मुझे भी मिल जाएगा। वो जो आपके पीछे तस्वीर लगी थी हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, जंग के सबसे बड़े मुखालिफ तो वो थे, उनको ना मिले जिन्होंने एक विजन लेकर के, एक मिशन लेकर के चले, जिन्होंने ना काफ लीग को डंड किया, जिन्होंने ना नून लीग को डंड किया, जिन्होंने ना पीपल्स पार्टी को डंड किया, जिन्होंने उनके अनमोल रत्नों को लेकर के एक को फलाना एक को ढिकाना, एक को फलाना और एक को ढिकाना बना करके और दागबेल डाल दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अमन का नोबेल इनाम, बताइए। अच्छा, बुनियादी वजह क्या है? मौसूफ ने बताया कि अफगान अमन के लिए इमरान खान का किरदार तारीखी। मैं तो जो चकराया था वो चकराया ही था। मेरा ख्याल है अफगान तालिबान की भी अगर सुन ली जाए, अफगान तालिबान में तखड़ बखड़ मच गई है, कलबली मची हुई है, इधर से उधर बेचारे भागते फिर रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि भाई ये तो बताओ इमरान खान कहाँ था, इमरान खान का किरदार क्या था। यूट्यूब पे कुछ वीडियो एक यूथी है जो है वो चला रहे, जिसमें इमरान खान ने ये कहा था कि तालिबान से मुज़ाकरात करो, और भाई वो तो हम भी कहते हैं। ये क्या बात हुई, कब से कह रहे हैं? जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर से, जब से दाढ़ी वालों को पकड़ पकड़ जूते मार के अंदर करते थे, उस वक्त से कह रहे हैं। जमा इस्लामी वाले उस वक्त से कह रहे हैं, तबलीगी जमात वाले उस वक्त से कह रहे हैं, JUI वाले उस वक्त से कह रहे हैं, सबको दे दो अमन का नोबेल इनाम। इमरान खान किसी की रिश्तेदार है? बहरहाल इमरान खान साहब के किरदार को इवेल्युएट करने के लिए अफगान तालिबान की कोशिशें रंग लाएंगी या नहीं, इसका फैसला बाद में उठा रखते हैं। नैब की फ्लाइट जो है वो फिर लेट हो गई है। नैब ने खुर्शीद शाह, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, गिरफ्तार रहनुमा, जो गिरफ्तार होते ही बीमार पड़ गए, आजकल अस्पताल में है, NICVD सक्कर, नैब ने खुर्शीद शाह के मरहूम भाई को तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। यह है नैब की कारकर्दगी कि मरे हुओं को भी बुलाएगी। हो सकता है क्योंकि जिंदों मर तो बस चल नहीं रहा, तो चलो मुर्दों से ही लड़ लें। नैब की कारकर्दगी मैं इसी फोरम पे बैठ कर बता चुका हूं कि मेरे सबॉर्डिनेट को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। बताइए, तो वो तो चलो फिर खुर्शीद शाह का भाई है, उसको समझ में आ रहा है। उगदा खुलने पर यू टर्न ले लिया गया। जाहिर है कि यू टर्न, जहां इबादत जिस मुआशरे में दर्जा दे दिया गया तो वहां ये कौन सी बड़ी बात है। तर्जुमान नैब ने गलती की वजाहत करते हुए कहा कि अली नवाज शाह के इंतकाल का इल्म न था। चेयरमैन नैब ने जिम्मेदारों का तयन करने की हिदायत फरमा दी। गुड।
मुशीर इत्तलात इस मरतबा वो भी लेट हो गई हैं। फरमा रही हैं वीआईपी कैदी को पाकिस्तान वापस लाने का वक्त आ पहुंचा। खातून नवाज शरीफ को वीआईपी बनाकर भेजने वाली भी आप ही लोग थे, वो वीआईपी है नहीं। कह रही है नवाज शरीफ को डिपोर्ट करने के लिए खत लिखेंगे। नवाज शरीफ की लंदन रवानगी का मैच फिक्स था। मैच फिक्सिंग के ऊपर गए तो फिर बड़े मामला थे, क्योंकि मैच कौन खेला करता था और कौन फिक्स किया करता था, फिर ये सारी डिटेल्स उसमें आएंगी। यास्मीन राशिद साहिबा का कहना है कि नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स बिल्कुल दुरुस्त और हकीकत पर मबनी थी। लंदन में इलाज ना होने का मतलब यहाँ इलाज दुरुस्त हुआ। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने एक और बड़ी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की बीमारी एक फिक्स मैच था जो मीडिया हाउसेज से मिलकर खेला गया। मैडम, अगर मीडिया हाउसेज से मिलकर खेले जाने वाले मैचेस की बात आ गई ना तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। फिर इलेक्शन से पहले जो आपने मीडिया हाउसेज को मिला करके और जो ट्रांसमिशंस और जो आप समझ रही होंगी मैं क्या कह रहा हूँ, आप समझ रही होंगी, वो जो बुकरात और सुकरात की जोड़ियाँ मुख्तलिफ चैनल्स पे आज भी बैठी हुई मिदत फरमा रही होती हैं, वो भी फी सबीलिल्लाह नहीं कर रही हैं। ये आप समझ रही होंगी, आप तो ज़रूर समझ रही होंगी मेरा ख्याल है, खान साहब समझें या ना समझें। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है मोहतरमा शाहिबा, ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। डॉक्टर निसार चीमा साहब, ताल्लुक़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। शौकत बसरा साहब की फ़्लाइट एक मरतबा फिर लेट है, आ गए तो इंशाल्लाह अगली दफ़ा वो लेट कभी भी नहीं होंगे, या तो फिर लेट ही हो जाएंगे। फिर आप मालूम करो भैया चल रहे हैं या इनको ऐसा लग रहा है कि ये पहुंचने वाले। जब तक मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब जाता हूं, मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा, मैडम पूछना यह था कि अल्लाह आपको नेकी दे, नैब ने जो हरकत फरमाई है, खुर्शीद शाह साहब के भाई साहब को बुलवाया है, आपके ख्याल में अगर नैब ये बुलवाने में कामयाब हो जाता है तो फिर नैब का नाम बदल करके हमें कुछ रूहानियात और कुछ इस तरह का कुछ नहीं रख देना चाहिए? नैब में फिर आमिलीन वगैरह को अपॉइंटमेंट करवा करके और उनसे जंतर मंतर काली कलंतर वगैरह कुछ कराया जाए, क्योंकि नैब से जो काम करने का है वो तो हो नहीं रहा। वो जो 15,000 करोड़ 500 अरब वो जो स्टार प्लस की रकूमात थी वो सब पे लगा करके और सबको अंदर किया जाता था, उसमें से तो अठन्नी धेलापाई भी किसी के सामने नहीं आ रहा। हर आदमी ज़मानत ले करके मुस्कुरा करके टाटा करता हुआ घर चला जा रहा है। क्या फरमाएंगी, ज़रा तफसील से अगर रहनुमाई फरमाइए। बहुत शुक्रिया आरफीन। देखिए, नैब का जो किरदार रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हमेशा हम सब ने उसको मशकूक अंदाज में ही नज़र आया, क्योंकि उनका जो किरदार रहा वो हमेशा आपने देखा कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान पीटीआई ज्वाइन कर ली उनके लिए क्लीन चिट देते गए और अपोजिशन के लिए दबाव डाला गया, मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए गए, कैरेक्टर एसिस्नेशन की गई, पाबंद सलासल रखा गया हमारी तमाम लीडरशिप को। और उसके बाद आपने देखा कि वो तमाम के तमाम, बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि एक एक करके, जाहिर है वो बेगुनाह थे, इनके पास कोई प्रूफ नहीं था और वो ज़मानतों पे रिहा हो रहे हैं और हक़ और सच की फ़तह होगी। माजी में भी पीपल्स पार्टी ने इस तरह के हथकंडों का मुकाबला किया और आज भी आपने देखा कि जो झूठ होता है, कहते हैं कि वो छुपता नहीं है, आप उस पर 1000 पर्दे डाल दें फिर झूठ होता है और सच के ऊपर जो है, सच जो है हमेशा आया रहता है, गालिब रहता है। आपने देखा कि खुर्शीद शाह साहब के मरहूम भाई जो कि जिनकी वफ़ात को 8 साल का अरसा बीत गया था, उनको नैब ने तलब कर लिया। ये मैं समझती हूँ नैब के लिए काफ़ी है कि उन्होंने जिस अंदाज से तमाम तर लोगों को, बेगुनाह लोगों को उठाया, अपोजिशन के तमाम सियासतदानों का किरदार जो है वो मशकूक बनाया और हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस इदारे को इस्तेमाल किया गया। और हमने तो यही कहा था कि नैब को ही ख़त्म कर दिया जाए, मगर उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो कि 2/3 मेजॉरिटी रखती थी, वो उसको हमने बारहा कहा कि ये इदारा माजी में भी मशकूक रहा, हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हुआ। और आपने देखा कि हमारे दौरे हुकूमत में हमने इस इदारे को बिल्कुल भी किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन चूँकि हमारे पास एक सादा अक्सरियत थी, हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, PMLN उस वक्त अपोजिशन में थी और हमने जब ये मेजॉरिटी में आए तो हमने इनसे कहा कि आप इस इदारे को ख़त्म करें, लेकिन इन्होंने वो इक़दाम नहीं किया और आपने देखा कि ये ही इनके लिए वबाल जान बना। इनके तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को, तमाम लोगों के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात बने
और इसी तरह पीपल्स पार्टी के खिलाफ राइट मैम, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा मैं निसार चीमा साहब के पास से होता आता हूं। एक मिनट, मैं मैडम आप अगर थोड़ी सी इजाज़त दे दें तो यकीन मानिए मैं बड़ा मशकूर व ममनून हूँगा, क्योंकि शौकत बसरा साहब की फ़्लाइट लैंड कर गई है। इससे पहले कि मैं उनसे इंतकाम लूँ, पहले डॉक्टर निसार चीमा के पास जाते हैं। निसार चीमा साहब, हुजूर वाला सर, ये मुझे बताइए, अभी हुकूमत जो है वो खुल करके दाद व तहसीन के डोंगरे वसूल भी ना कर पाई थी कि शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो भांडा फोड़ दिया। कह रहे हैं पेट्रोलियम लेवी पर 10 अरब रुपए माहाना लूटने वाले किस मुंह से गरीबों की बात करते हैं। हुजूर 5 रुपये अभी कम फरमाए थे, ये अलग बात के बहाने से 5-5 रुपये करके कई रुपए 15 रुपये 10 रुपये 20 रुपये बढ़ा ही चुके हैं। तो 5 रुपये कम कर दिया तो कोई तीर तो नहीं मारा मेरे सरकार ने, लेकिन फिर भी चलिए, अभी उन्हें गरीब खेलना था, अभी उन्होंने तब्दीली खेलना था। आपने पूरे खेल में रंग में भंग मिला दिया, क्यों? जी नूरुल आरफीन साहब, देखिए ख़ुद इमरान खान साहब फरमाया करते थे कि इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हों उसके मुताबिक ही आवाम पे बोझ पड़ना चाहिए, जब ये अपोजिशन में थे। और आज हालांकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 32% की कमी हुई है, 32%। और उस हिसाब से अब ये है कि ये पेट्रोल की कीमत ये पर लीटर जो है वो 70 रुपये से कम होनी चाहिए। अब अंदाज़ा कर लें, ये इन्होंने जो कुछ किया है आवाम के साथ 5-6 रुपये कमी करके आवाम के साथ ये संगीन मजाक किया इन्होंने, और अपना जो मौक़िफ़ था वो बिल्कुल उसकी भी नफ़ी की है, उस पर रवाया यू टर्न लिया है। और ये है कि कोई उसका कोई जवाब ये पेश नहीं कर सकते जो उन्होंने ख़ुद कहा था कि इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक करें। और ये देखें आवाम के ऊपर इतना ये बोझ क्यों डाल रहे हैं, ये क्या जवाज़ है, जबकि 32% कम हुई है मसनूआत की, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें। तो जिस तरह मैंने कहा कि उस हिसाब से अगर रिलीफ दिया जाए आवाम को तो 70 रुपये से कम होना चाहिए पर लीटर ये पेट्रोल की कीमत। दुरुस्त तो शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल सही कहा। शौकत बसरा साहब, सर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हुजूर वाला, असल सवाल पे आऊँ उससे पहले अगर आप बता सकें, रहनुमाई कुछ फरमा सकें। सर कहीं वजीर बनने की खबर तो नहीं है आपके? नूरुल आरिफीन, मैं एक तो माजरत चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा रश की वजह से जो नहर पे रश था, मैं एक दफ़ा आपसे भी आपके व्यूअर से भी इसकी माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा, मैंने सवाल करें ताकि मैं उसका जवाब दूँ। बाकी जाहिर है हम जो सियासत करते हैं जाहिर है हर किसी की ख्वाहिश होती है, इसमें तो मुनाफिकत अगर मैं ना कहूँ तो अल्लाह पाक अगर ये इसीलिए तो आपसे इतना प्यार है मुझे, अगर ये जिम्मेदारी दे थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा हुजूर वाला। सर ये एक अजीब सा बयान सामने आया है, अमन का नोबेल इनाम इमरान खान साहब को दिया जाए क्योंकि अफगान अमन में उनका बड़ा किरदार है। अफगान तालिबान जो है सर पकड़ के बैठे हैं, वो कह रहे हैं भाई क्या चक्कर है, इमरान खान कहाँ था? वो कह रहे हैं जंग हमने लड़ी, अमेरिका की पिटाई लगाई, नेटो फोर्सेस को हमने ठिकाने लगाया। उस दौरान में बीच में बहुत सारी सियासी जमातें थीं, बहुत सारी ऐसी राइटिस्ट तबका पाकिस्तान का था, बहुत सी राइटिस्ट तहरीकें तंजीमें हैं कि जिनका बाकायदा एक रोल भी है। समीउल हक साहब मरहूम की अगर आप बात करें तो चलो समझ में आ रहा है, समीउल हक साहब को इस्लामाबाद में ही यानी आपके नाक के ऐन नीचे शहीद कर दिया गया, आपको उसका सुराग नहीं मिला। और अफगान अमन में जाकर के इमरान खान ने किरदार अदा किया। यूट्यूब पे वो जो सुबह से शोशे छोड़े जा रहे हैं इमरान खान साहब के कि अफगानिस्तान में तालिबान से मुज़ाकरात करो, दिस दैट, ऐसी बातें तो मैं भी अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ करके बचपन से करता रहा हूँ, तो मुझे भी इनाम मिल जाएगा। नूरुल आरिफीन, 9/11 के बाद मेरे ख्याल में वाहिद पॉलिटिशियन हैं, वाहिद सियासतदान हैं इमरान खान, जिनका एक ही मौक़िफ़ रहा कि जंग मसाइल का हल नहीं है, हमें डायलॉग पे आना चाहिए, हमें बातचीत करना चाहिए। और आप देख लीजिए कि और इवन जो पहले हुक्मरान थे अगर यही मौक़िफ़ वो लेते और हम ना लेट जाते इस कॉल के आगे कि आप हमारे साथ हैं या किसके साथ हैं, तो वही तबाही का बायस बना। और अंदाज़ा कीजिए कि उसके बाद वो जंग जो गैरों की जंग थी, पाकिस्तान में 80,000 से लोग ऊपर शहीद हो गए, मौक़िफ़ तो उन्हीं का था। और उसके बाद आप देख लीजिए कि जब वो पहली दफ़ा 70 साल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो इक़्तिदार में नहीं रहे, ना कभी हमारी कोई पॉलिसीज़ रहीं, जैसे ही हुकूमत हमारी आई हमने फैसिलिटेशन का रोल प्ले किया। अभी भी अगर कतर में डायलॉग हुआ है और इसका मैं खराज तहसीन पेश करूँगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़यादत में हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ ने सब ने, चूँकि हमें भी पुरअमन अफगानिस्तान चाहिए, हम भी चाहते हैं कि वहाँ पर जो भारत जो वहाँ पे साजिशें कर रहा है वो तो ठीक है, वो तो ठीक है सर, आप थोड़ा सा मौजू से हट रहे हैं। वो तो बात आपकी ठीक है। जुज़वी सवाल एक पूछ लूं, एक जुज़वी सवाल पूछ लूँ, आप मौजू को कहीं और लिए जाते हैं। सर ये मुझे बताइए,
आपने कहा 9/11 के बाद जो मामलात थे और उसमें जो सारी चीज़ें रहीं, वो तो जाहिर है कि हर आदमी ने अपनी आंखों से देखा है, उसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। 9/11 के बाद खान साहब ने, अगर मैं इस वक्त अभी चलाना शुरू करूं तो बड़े लेने के देने पड़ जाएंगे हुजूर वाला। खान साहब ने अफवाज पाकिस्तान पर क़िताल तक का इल्ज़ाम लगाया है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और इसके अलावा इधर उधर। खान साहब ने वज़ीर आज़म बनने के बाद ईरान में जाकर के पाकिस्तान के खिलाफ FIR कटवा दी और कहा कि हमने जो है वो सरहद पार से दरअंदाजी की है। सर मतलब नोबेल इनाम अगर इन सब चीज़ों पे दे दिए जाए तो भी कबाहत तो नहीं है, अगर देना ही ठहरा तो, लेकिन ये अमन का नहीं होगा, ये किसी और चीज़ का होगा। मुख्तसर अगर आप बयान फरमाएं, फिर मैं किसी और सवाल पे नूरुल आरिफीन, आपको याद होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि हमें तालिबान से बात करनी चाहिए, हम उनसे डायलॉग करना चाहिए, तो उनको क्या क्या ताने नहीं सुनने पड़े। उनको तालिबान खान कहा गया, ये कहा गया कि आप KP में तालिबान के दफ्तर खुलवा दें। तो मैं सिर्फ अर्ज़ आपको ये करना चाह रहा हूँ कि इन 17 महीनों में जो निगोशिएशंस हुई, जो फैसिलिटेशन हुई, उसका पाकिस्तान के अंदर अगर हमारा रोल ना होता, और अभी भी आप देख लें कतर के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब जो हमारे वज़ीर ख़ारजा वहाँ पे नहीं थे, वहाँ पे 3 दिन, और लीडर कौन है, कौन लीड कर रहा है पाकिस्तान को? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। गुजारिश ये है कि उस बात पे हम कह रहे हैं कि हमेशा अमन की बात की, मुज़ाकरात की, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है हुजूर, मैं आपकी तरफ आता हूं। अगर पहले हमारे लीडर साहब, सर आपकी बात बिल्कुल कन्वे हो चुकी, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहब है हुजूर, ये मुझे बताइएगा मैडम, उमर अयूब साहब उन्होंने भी कंधे से कंधा मिलाया गवर्नर पंजाब के, फरमा रहे हैं कि लीडर अगर ईमानदार हो तो गैर मुल्की सरमायाकारी आती है। इनका तो लीडर कभी एक राय नहीं है, तो तीसरा लीडर चला रहे खैर से और चौथे की तलाश में होंगे मेरे ख्याल है। ये मतलब हर साल तो लीडर, हर इलेक्शन में तो लीडर बदलते हैं। ये इतने तयक्कुन के साथ इस किस्म का शगुफा कैसे सुना रहे हैं, और वो भी असम्बली में खड़े होकर के? देखिए आरफीन, ये आपने तो खुद ही जवाब दे दिया कि उनका तो हमेशा हर इलेक्शन के अंदर उनका लीडर भी बदल जाता है, उनका इंतखाबी निशान भी बदल जाता है। अब ऐसे लोगों का तो काम ही खुशामद करना, चापलूसी करने में हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाना, ताकि वो अपनी वफादारी को साबित कर सकें कि वो जो पहले 22 साल 30 साल से स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं, उनको पिछाड़ के अपनी जगह बनाना, इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ ले लेना। तो ये सारा तो इनका वतीरा रहा है, और हर गवर्नमेंट के अंदर वो मिनिस्टर भी रहे। तो वो पिछली गवर्नमेंट के अंदर भी अगर मिनिस्टर थे तो उस वक्त उनका लीडर कैसा था, और आज अगर हैं, हमने भी यही उनसे असम्बली में सवाल किया था। बात हो रही थी अफ़गानिस्तान में अमन की, हम भी इस बात के कायल हैं कि जब अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में भी अमन होगा। लेकिन ये जंग किसने लड़ी? अच्छा, ये अगर आपने इसमें डील कराई या आप इसका हिस्सा रहे तो पार्लियामेंट में तो लाएं, पार्लियामान को तो एतमाद में लें कि आपने क्या किया है। और ये इतनी जल्दी के अंदर जो आपने ये मुआहदा किया, तो उसके अंदर कौन सी शिक्स हैं, इतने जो हमारे कैदी हैं 50, वो उनका क्या होगा? ये तमाम चीज़ें हैं जो सवालिया निशान है। मैडम देखिए, सवालिया निशान जो है वो ब्रेक में इंशाअल्लाह ताला फुल स्टॉप में कहीं तब्दील शायद हो ही जाए। यहाँ वक्त हुआ एक वक्फे का, वक्फे के बाद वापस आते हैं तो फिर इंशाअल्लाह ताला कुछ और मौज़ूआत हैं जिनका अहाता करेंगे। नाज़रीन, दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। निसार चीमा साहब हुजूर वाला, नवाज शरीफ साहब की ज़रा खबर लिए लेते हैं। VIP कैदी को पाकिस्तान लाने का वक्त आन पहुंचा, ये कहना है मुशीर इत्तलात का। कह रही है कि लंदन रवानगी का मैच फिक्स था। खैर ये तो सब जानते हैं, पता नहीं क्यों हुकूमती जोमा लेट ही रहते हैं हमेशा। इससे अच्छा तो मैं ना हुकूमत में ना सियासत में, मेरा ख्याल है मैं इनसे ज़्यादा काम का आदमी हूँ। सर ये मुझे बताइए थोड़ा सा, जब नॉर्मली कोई आम इंसान बीमार होता है तो वो या डॉक्टर के पास जाता है या होम्योपैथिक इलाज का रुजू करता है या हिकमत का। नवाज शरीफ साहब ने जो जुमला खुद तख्लीक किया था, खलाई मखलूक, क्या खलाई मखलूक इलाज कर रही है नवाज शरीफ साहब का? उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स वहाँ से आ जाती हैं, वो भी हुकूमत की नज़र में मुश्तबा ठहरती हैं, उसके ऊपर ले दे होती है। वो कौन इलाज कर रहा है, कैसा इलाज कर रहा है, कैसे नवाज शरीफ साहब सेहतमंद होंगे? उनकी यानी मतलब आप समझाएं कुछ ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि ये पहली जो है वो नाकाबिले यकीन उसमें चली गई है, कुछ कहिएगा। जी नूरुल आरिफीन साहब, इससे पहले आपकी इजाज़त से, चूँकि बड़ा अहम इशू है, तारीख़ का मामला है, रिकॉर्ड की दुरुस्त की ज़रूरी है, इसलिए मुझे इजाज़त दें कि देखें
9/11 के बाद जो इन्होंने हमारे दोस्त बसरा साहब ने कहा ना, देखिए उसके बाद 30 अप्रैल 2002, 9/11 2001 में हुआ, 30 अप्रैल 2002 को रेफरेंडम, जाली सा रेफरेंडम जनरल मुशर्रफ ने किया और जिसमें उसने दावा किया कि 97% से ज़्यादा वोट जो है मेरे हक़ में पड़े हैं। उस रेफरेंडम में भी जनाब इमरान खान साहब मुशर्रफ साहब के साथ थे, आपको याद है। यानी 9/11 के बाद से लेके अप्रैल 2002 तक उसके साथ थे, रेफरेंडम के बाद भी उसके साथ थे। थोड़ा सा बात यह है कि अफगानिस्तान के इशू पे, सर मैं बसरा साहब की यहाँ कसूर नहीं समझता, अफगानिस्तान के इशू पे सर थोड़ा सा तवक्कुफ। सर बसरा साहब उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे, इसलिए उनको नहीं, वो भूल गए होंगे, वो उस वक्त पीपल्स पार्टी में थे, वो उस वक्त पीटीआई में भूल गए। और दूसरी बात, नूरुल्लाह अरफीन साहब उस वक्त 9/11 के बाद जो मौक़िफ़ इख्तियार किया मुशर्रफ ने, अपने मजलूम अफगान भाइयों के खिलाफ अमरीकियों का साथ दिया, अमरीकी हमलावरों का, उसके मुकाबले में देखें जमात इस्लामी, JUI, JUP, मुस्लिम लीग, सब ने कहा मुशर्रफ गलत है और अफगान मुजाहिदीन जो हैं उनके मुकाबले में अमरीकियों का साथ देना इंतहाई गलत है और ये अब मुल्क और कौम के मफाद में नहीं है। और इस वक्त ये है कि हमें यह है कि ये जो फैसला मुशर्रफ ने किया है ये मुल्क और कौम के इंतहाई खिलाफ किया है। पॉइंट कन्वेड सर। और तालिबान के साथ मुज़ाकरात के तो हम पूरी कौम हामी थी, सिर्फ ये तो इमरान खान मुद्दत तक ये मुशर्रफ के साथ रहा है जी। पॉइंट कन्वेड सर। नवाज शरीफ साहब की तरफ आ जाइए जी। देखें मियाँ नवाज शरीफ की सेहत का मामला जो है एक मेडिकल इशू है। मैं समझता हूँ कि इसको सियासत की ये कि इसका मौजू नहीं बनना चाहिए, ये एक मेडिकल इशू है, उसी तनाज़र में इसको देखना चाहिए। जब बाहर गए हैं मियाँ नवाज शरीफ तो उस वक्त भी एक मेडिकल बोर्ड की रिकमेंडेशन पे, सरकारी मेडिकल बोर्ड की रिकमेंडेशन पे, जिसके मेंबरान सारे के सारे सरकारी मुलाजिम थे। सरकारी मुलाजिम झूठ नहीं बोलता सर, जनरल नॉलेज का सवाल सर, सरकारी मुलाजिम झूठ नहीं बोलता, उसे दबाया नहीं जा सकता, उसके मफादात एक नहीं है, कुछ गलत नहीं करवा सकते। सरकारी मुलाजिम नूरुल्लाह अरफीन साहब सरकारी मुलाजिम एक नहीं है, वो जो पूरा मेडिकल बोर्ड है जिसकी सरबराही जो है सिम्स के प्रिंसिपल मुझे पता है, वो जो प्रोफेसर डॉक्टर महमूद एजाज साहब बड़े अपराइट ऑनेस्ट आदमी है, उनकी सरबराही में पूरा मेडिकल बोर्ड था, कई डॉक्टर थे उसमें। और ये कि यहाँ कराची से भी एक डॉक्टर, बड़े नेक नाम डॉक्टर वहाँ पे गए और देखें बात यह है कि उनकी मुतफिका राय थी कि मियाँ साहब की हालत तशवीशनाक है, उनको मज़ीद इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना चाहिए और अगर उनके इलाज में ताख़ीर हुई तो खुदा न खास्ता उनकी जान को खतरा हो सकता है। ये मेडिकल बोर्ड, सरकारी मेडिकल बोर्ड की रिकमेंडेशन थी। अब ये है कि देखें, मैं आपकी तरफ आता हूं सर, मैं आपकी तरफ आता हूं हुजूर वाला, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मैं शौकत बसरा साहब के पास जाऊंगा। शौकत बसरा साहब, हुजूर वाला सर, ये मुझे बताइए, एक खबर मुझे बता रही है, गैलप सर्वे सामने आया है, एक चैनल ने अपनी वेबसाइट पर यह खबर अभी लगाई है सर, 66% पाकिस्तानी पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। ये तो हुआ सवाल नंबर 1। दूसरा सवाल खड़ा कर दिया खुद गवर्नर स्टेट बैंक ने। ये एक और मौकर रोजनामे मीडिया ग्रुप ने ये अभी ये खबर ये ब्रेक की है। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कि मुस्तकबिल में महंगाई बढ़ती नजर आ रही है। सर, गवर्नर स्टेट बैंक मरीख से आए, उन्हें नहीं पता कि जब से आप लोग आए तब से महंगाई सिर्फ बढ़े ही चली जा रही है। ये तो अब आकर के छोटा सा एक मुनहनी सा, एक नहीफ और नज़ार सा स्पीड ब्रेकर थोड़ा सा आया है, वो भी आर्जी है इंशाअल्लाह ताला, उसके बाद फिर अल्लाह दे और बंदा ले। देखिए बात यह है, जहाँ तक आपने सर्वे रिपोर्ट की बात की है, इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी जो हमने रेशो निकाली है 2% महंगाई कम हुई है। टाइम लग रहा है हमको, जो हमें पाकिस्तान ये देकर गए हैं जिसमें 32,000 अरब के कर्जे हैं, तमाम इदारे तबाह बर्बाद हैं, हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज होता है, और ऐसी पार्टी और ऐसा वज़ीर आज़म जो माजी में कभी हुकूमत में नहीं रहा। कोई मुझे ऐसा मुल्क बता दे कि किसी वज़ीर आज़म को या किसी पार्टी को ऐसा मुल्क मिला हो जहाँ आते ही उस मुल्क के हुक्मरान तो अरबपति और खरबपति हों और वो ख़ुद जो मुल्क है वो कर्ज़ों में डूबा हुआ हो, वो उस डिफ़ॉल्ट करने वाला हो, तनख्वाहें देने वाले पैसे ना हो। तो इन हालात में जब हमें मुल्क मिला है, हम कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई, हमारे लिए इकानमी बहुत बड़ा चैलेंज है, कोई इफेंट बट नहीं है। सर्वे रिपोर्ट जहाँ तक आप देखते हैं 60, अगर इसको मान भी लिया जाए, हालांकि मैं सर्वेज़ को इसलिए नहीं मानता, ये तमाम के तमाम सर्वेज़ जो हैं ये फंडेड सर्वेज़ होते हैं, सर्वे होते हैं जो बाकायदा करवाए जाते हैं प्लानिंग के ताबे। आप मुझे ये बताइए, खा वो इवन हमें भी सपोर्ट कर रहे होंगे तो उसमें 1200 लोगों की राय है। अनडाउटेडली मैं फिर मान रहा हूँ कि महंगाई है, हमारे लिए इश्यूज़ हैं, लेकिन आप बताइए कि 63, इस सर्वे के मुताबिक भी 63% लोग ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत माजी की हुकूमतों से सही है। बाकी जो लोग बचते हैं
वो आप उनको मल्टीप्लाई करें, दोनों पार्टियों में डिवाइड कर लें, आपको फिर पता चल जाएगा। सो हमारे लिए अनडाउटेडली इनका जो बर्बाद किया हुआ पाकिस्तान है, जो लूटा हुआ पाकिस्तान तो है, सर उसको कब आबाद करेंगे आप? कब तक ये गाने हमें सुनाते मिला है। रहेंगे मोहम्मद रफी, किशोर कुमार के कि लूट लिया, बर्बाद कर दिया? अच्छा, मैं ये बताता हूं मुख्तारा आपको। माई टाइप आप सॉन्ग मुझे कब तक बताएं, सुनते नूरुल रहेंगे? आरिफी, ये मुझे बताइए। एक तो आपने इल्जाम लगाया कि नूरुल ये आरिफी, सर थोड़ा तवक्कुफ, थोड़ा सा मुझे भी बोलने दीजिए, फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा। सर कब तक मतलब आप यही सब पुराने गीत मुझे सुनाते रहेंगे? मैं बोर हो जाता हूँ पुराने गानों से। सर ये मुझे बताइए कब आबाद होगा ये मुल्क? ये कब तक आप सुनाते रहेंगे? वही एक खान साहब की तकरीर, कौन है इनका तकरीर लिखने वाला? पहले तो उसको नौकरी से निकलवाऊं मैं। एक तकरीर ढंग की नहीं लिख के दे सकता। जब से वो आए तब से कह रहे हैं माफिया, जब से वो आए तब से कह रहे हैं घबराना नहीं, जब से वो आए तब से कह रहे हैं अच्छा हो जाएगा। हो जाएगा? यहाँ तो लुट गए, बर्बाद हो गए। ये गा क्या होता है? यहाँ गए हो गए भाई, इसका भी तो कुछ करो। पहली बात, नूरुल आरिफी ना मौका दे दें, टाइम कम है, मौका दे। पहली बात तो खान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब पढ़ी हुई लिखी हुई तकरीर नहीं करते, अब पता है वो ज़बानी तकरीर। अरे अल्लाह के वास्ते करवाना शुरू कर दें भाई। जो उनके दिल, सुन तो लें, हाँ। गुजारिश तो सुन लें, गुजारिश सुन लें। चूँकि इनकी तरह वो लिखी लिखाई तकरीरें, वो रिमोट कंट्रोल इश्यूज आके वो दिल की बात करते हैं, ईमानदार आदमी है जिनको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट अमीन और सादक डिक्लेयर करती है। बात सुने और मुखालफिन भाई, मुखालफिन को जो सर दिल की बात करने के लिए नीलायम उनको नहीं। अब दिल में कुछ और आ जाए तो वो मतलब कह देंगे स्टेज पे। सुने दिल की बात करने के लिए नीलायम उनको। मेरी गुजारिश सुनिए जी, ना। दिल की बातें फिल्मों में होती हैं। अगर आप 4-4 बारियों वालों से, नूरुल आरिफी 4-4 बारियां लेने वालों से आप खुश हैं जिन्होंने बेड़ा गर्क नहीं, किया है? मैं बिल्कुल हमें खुश 15 नहीं हूँ। महीने चलिए में हमें चार्ज अब मेरा किया। सवाल देखिए, पाँच अब चार्ज अगर दे मैंने रहे ना हैं आटा टांसू हमारा- लगा दिया आपके कहने पे पीपल्स पार्टी और नून लीग को, तो फिर आप भी कहिएगा, वरना आप मुझ पर बिकाऊ होने का ताना देंगे। थोड़ा अच्छा, तवक्कुफ मुझे बात कीजिए। मुकम्मल कर लूं मैं, अच्छा। और बात तो सुन लें। मैं आपको ये कह रहा हूं कि 70 साल आमरीयत और ये पार्टियां, ये भी सुनी उनसे सुनाई तो लाइन। आप खुश हैं सारे? नहीं, हमें नहीं तो खुश है 15 ना। महीने या 17 जरा महीने थोड़ा सा मिले। तवक्कुफ कीजिएगा। हमारा मंशूर, हमारी मोहतरमा सोच, हमारी शाहिदा पॉलिसी रहमानी साहिबा, implement होने शौकत दें, बसरा साहब, सर implement ब्रेक पर होने जाना है, दें। थोड़ा सा तवक्कुफ अच्छे कीजिएगा। indicators आ रहे हैं, मोहतरमा बेहतर इंडिकेटर्स आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा, एक खबर मुझे बता रही है, अजीब सी खबर है, इस पे केस होना चाहिए। साबिक सदर जरदारी का घर मुंजमद करने का हुक्म है। घर, इनके पास तो बंगले, महल, पैलेसेस, पता नहीं क्या क्या है। वो कह रहे हैं घर मुंजमद। घर तो मुझ जैसे गरीब का मुंजमद कर दिया जाए तो चलो उसको कोई नुकसान हो जाएगा, वो सर पे बैठ जाए, सर पे आ जाएगा, यानी उसके सर पे क़यामत टूट जाएगी, वो हाथ सर पे रख के बैठ जाएगा, वो कहेगा या अल्लाह ये क्या हुआ। इनका एक घर थोड़ी है, और इनके घर थोड़ी है, अमीरों के घर थोड़ी होते हैं, उनके तो महल होते हैं। और ये लिखा है कि ये जो पैसे थे ये करप्शन के पैसों से मकान खरीदा गया। तो लीडर जो है वो गन्ने के रस से जो बेच करके मकान बनाते हैं। कौन सा ऐसा आदमी है जिसने जो है वो यहाँ पे इतनी मेहनत करके घर बनाया है कि जिससे दुनिया जो है वो इबरत ले रही है? ज़रा मुख्तसर अल्फाज में अगर बताएं तो फिर मैं वक्फे की तरफ जाऊँ। मैं समझती हूँ मैडम, कि ऐसा इसका है जवाब लेने से पहले आप वक्फा कर ले, ताकि मैं आपको तफसील से जवाब दे दूं। क्योंकि जिस तरह आपने शौकत बसर साहब को टाइम दिया, आप मुझे मुख्तसर सा टाइम देने के बाद हाँ, ये आपने बहुत क्लेवरली आप पहुंच गई। आप बहुत अच्छी नब्बाज साबित हुई। आपने जांच लिया कि मैं ब्रेक पर जाने के लिए उतावला हो रहा हूँ, और बिल्कुल ठीक है, 30 सेकंड में। नाजरीन, एक वक्फा और उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के अख्तामी लम्हात में आन पहुँचे हैं नाजरीन। अपना नाजरीन के पे याद आया, शाहिदा रहमानी साहिबा, पूरे 1.5 मिनट आपके लिए, फरमाइए, सवाल आप सुन चुकी हैं। जी बिल्कुल, आपने जिस तरीके से बात की जरदारी साहब के लिए, आपको सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जरदारी साहब जिस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ज़र, आपको मतलब मालूम होगा, ज़र माने पैसा और कबीला। जरदारी साहब पैसे वाले एक कबीले से ताल्लुक़, एक बड़े सरदार सकरंड के, जिनके वालिद उस वक्त 70s के दौर के अंदर बड़े बड़े बिजनेस सैनमा के 2 बड़े सैनमा के मालिक थे। इसके अलावा हज़ारों एकड़ ज़मीनें उनके आबाओ अजदाद से चली आ रही थी, उनके बड़े बड़े बिजनेस थे। उस वक्त जब 70s के एरा में, जब इमरान खान के वालिद एक एक्सियन थे जिनको करप्शन के इल्ज़ाम में निकाला गया था,
उस वक्त जरदारी साहब के वालिद बड़े बिजनेसमैन भी और जागीरदार भी हुआ करते थे। ये उनकी अकलौती औलाद है जिनको बड़े उससे बताया जाता है कि ये महलात कहाँ से हैं। ये महलात ये सारे उनके आबा अजदाद से उनके चले आ रहे हैं। लोगों को बड़ी तकलीफ है। ये बताएं वो लोग जिनके वालिद को करप्शन में निकाला गया, आज वो किस तरीके से सैकड़ों एकड़ जगह के अंदर बैठे हुए इलीगल जगह को रेगुलाइज करा लिया जाता है। बड़े बड़े अपार्टमेंट आ जाते हैं, उनकी बहनों के स्कैंडल्स आते हैं, उनको जो दबा दिया जाता है। आज जो करप्शन हो रही है, जो आपने देखा कि इनकी फॉरेन फंडिंग केस के अंदर करप्शन हो या मालम जब्बा की या BRT की, अभी तो वो लोग जिनके अपने पार्टी के अंदर के इतने स्कैंडल्स थे उसकी करप्शन को आप देखें कि वो लोग कैसे जिन्होंने मुख्तलिफ पार्टी के करप्ट लोगों को निकाल के अपनी पार्टी में जमा किया। आप पीपल्स पार्टी के कहते हैं उनके पास तो अच्छा, जो पीपल्स पार्टी से निकाल दिया गया, जो पीपल्स पार्टी से निकल करके वहां पहुंच गया वो करप्ट था, आप उनपे कैसे? मतलब हाजी सारे यही रुक गए, बाकी कचरा आपने वहां भेज दिया। करप्शन के इल्जाम थे तो आपने PTI आपने उनको PTI में ज्वाइन करके सारे करप्ट लोगों को तो एक तरफ जमा कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज पीपल्स राइट मैम, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है मैडम, बहुत कम टाइम रह गया, थोड़ा सा प्लीज ताबुन फरमाइए। निसार चीमा साहब हुजूर वाला इख्तिसार के साथ आपसे मैं सर मैं आपकी तरफ आता हूँ ना, आप क्यों बेसब्री हो जा रहे हैं? जरा निसार चीमा साहब से निपट लूँ फिर आपकी तरफ आता हूँ। निसार चीमा साहब सर इख्तिसार के साथ कोई इधर उधर का तबसरा प्लीज ना करने की कोशिश कीजिएगा वरना मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा। हुजूर वाला आपके लिए सवाल बड़ा दिलचस्प है। रऊफ क्लासरा साहब ने आज ट्वीट किया है, हमारे चैनल मालकान को मरियम नवाज वज़ीर आज़म ऑफिस से फ़ोन किया करती थी, आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा का शो बंद कीजिए और उन्हें चैनल से निकालिए। इश्तिहारी कंपनियों तक को वज़ीर आज़म हाउस से हिदायत जाती किस शो को इश्तिहार देना है किसको नहीं। पैमरा को घर की लौंडी बनाकर चला रहे थे और आज मगरमच्छ के आंसू। अच्छा ईमानदारी की बात है, ये पढ़ करके मुझे कोई हैरत नहीं हुई। उस ज़माने में कुछ ऐसा ही मैंने भी कुछ बहुत छोटी सी कैपेसिटी में होने के बावजूद भुगता है, फिर भी तबसरा फरमा लीजिए। नहीं, हमें तो ये पता है कि जिस तरह की रेस्ट्रिक्शन, जिस तरह की पाबंदियाँ इस दौर में हैं ऐसी तो कभी भी नहीं थी। ये तो ये कि मीडिया के तमाम लोग जो हैं वो बाखबर लोग, मेरा ख्याल है आप समेत आपको भी पता है सर मेरा प्रोग्राम देखते नहीं इस दौर में हैं। आज तक कभी नहीं हुई जी। और दूसरी बात यह है कि देखिए क्या बात है कि ये है कि ये देखें, मुझे फिर आप कहेंगे कि मुझे इंटरप्ट करना पड़ेगा, मुझे कम से कम रिकॉर्ड की तस्दीक की इजाज़त तो दे ना कि अभी ये बसरा से फरमा रहे थे कि 66% लोग जो हैं मुतमिन है, ये उन्होंने पढ़ा ही नहीं है या तैयारी करके नहीं आई, ये जानबूझ के गलत बयानी कर रहे हैं। ये वो गैलप सर्वे के मुताबिक 5 में से 20% लोग जो हैं वो इनसे मुतमिन है, 80% जो है वो गैर मुतमिन है। ये हालत है और 80% भी नहीं है, मैं समझता हूँ कि मोर देन 90% आर टोटली डिससेटिस्फाइड। राइट सर, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। शौकत बसरा साहब, सर इख्तिसार के साथ अगर आप जवाब दें तो मुझे इंटरप्ट किए बगैर कोई एक शो तो मैं ऐसा करूं हफ्ते में कि बड़े इत्मीनान से मौज़िज़ीन का शुक्रिया अदा करूं और आराम से टाटा बाय बाय करूं। हुजूर वाला सवाल सुन लीजिए। शेख रशीद वज़ीर रेलवे, पाकिस्तान की तारीख़ में इतना ज़्यादा जितना इनका स्कोर है हादसात का उतना किसी का नहीं है। अभी पिछले दिनों भी इन्होंने शाम में बयान दागा कि रेलवे में इनकलाबी तब्दीलियाँ आने वाली हैं और रात में हादसा हो गया। अगले ही दिन इन्होंने सिंध हुकूमत पे मलबा गिरा करके कि जी गेट लगाना सिंध हुकूमत का काम है और उसके बाद चलते बने। गेट लगाना सिंध हुकूमत का काम है, चलो समझ में आता है, सिंध हुकूमत के खिलाफ FIR हम बाद में कटवाते फिरेंगे। इससे पहले जितने हादसात हुए हैं सिर्फ इस वजह से कि वे इमरान खान साहब की मिदत फरमा करके उनको मक्खन लगा करके और ये अपनी दिहाड़ी लगा रहे हैं। मैं कल AFP की एक फुटेज देख रहा था, जनरल मुशर्रफ के बारे में मैं कुछ रिसर्च कर रहा था। फ्रांस के बादशाह से मिलने के बाद, फ्रांस के सदर से मिलने के बाद जनरल मुशर्रफ जब अपनी ज़बरदस्त किस्म की अंग्रेज़ी बोलते हुए महल से बाहर निकले तो उनकी बगल में से एक चीज़ जो बरामद हुई वो शेख रशीद थी। कैन यू इमेजिन? आप लोग यार मतलब कैसे झेल रहे हैं भाई? अरफीन, बहुत अहम सवाल है, लेकिन एक फ़िक्रा कह के अभी वो बता रहे थे पीपल्स पार्टी वाले के 300 कनाल का घर, भाई इसी सुप्रीम कोर्ट ने उनको सादक रमीन डिक्लेयर किया और आपके मतलब जो कहा हुआ है वो गोले वाला हो, पापड़ वाला हो, चीनी वाला हो, आपको सब पता है। और दूसरा जो कुछ इन्होंने मीडिया के साथ किया तो मेरे ख्याल में इतना तो वो आमरीत के दौर में कभी नहीं हुआ होगा। शेख साहब ने ट्वीट किया है, उसका कोई जवाब नहीं था। अच्छा, अब आगे अब उस बात पे देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि डेफिनेटली हमारी हुकूमत है, जिम्मेदारी है, हम लोगों ने उन चीज़ को जवाब दे हैं, लेकिन जो एक एरर आती है उसके मुतल्लिक एक तहकीक तफ्तीश भी होती है, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट भी आती है और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। कहाँ हो रही है? एक बात रशीद के खिलाफ कोई एक कार्रवाई हुई? सिस्टम, मेरी बात कितने हादसात हो चुके?
नूरुल आरिफीन सुनिए मैं बात जो कह रहे हैं, नूरुल आरिफीन मैं कहता हूं कि बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे, हुए। ये तो मुझे भी पता है, ये कौन सी न्यूज़ है हुजूर वाला, मुझे आप कौन सी नई बात बता रहे हैं। अच्छा मैं एक बात सर वाइंड अप की तरफ जाना है, क्विकली 10 सेकंड। ये देखें ना कि तमाम इदारे जो अभी रेलवे को ही देख लें, अगर रेलवे पे काम हुआ होता, 70 साल जो बर्बादी इसकी हुई, अगर ये फाटक वाली बात मोहम्मद रफी जिंदाबाद। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, शौकत बसरा साहब, शाहिदा रहमानी साहबा, निसार चीमा साहब, मेहमानों को अपने शो में मैं एक मरतबा फिर शिरकत पर उनका मशकूर हूँ कि आपने अपनी मसरूफियत के बावजूद हमारे शो में शिरकत की ज़हमत गवारा की। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल इंशाअल्लाह ताला बशरत ज़िंदगी एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत होते हैं। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।